नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है समराइज्ड मेरे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे नेहरू जी पे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लगते रहने वाले तमाम झूठे आरोपों की कड़ी में एक और आरोप का कि उन्होंने सरदार पटेल के निधन के बाद उनके परिवार को बहुत उपेक्षित किया, उनका कभी ख्याल नहीं रखा, जिसको लेके बहुत सारे संघी झूठ चलते रहते हैं। इस कदर कि अमूल के संस्थापकों में से एक वर्गीज कुरियन के नाम से एक वीडियो चलता रहता है, मैंने उसकी सत्यता की जांच नहीं की। एक और मिथ नहीं तोड़ना चाहता था मैं, एक और लेजेंड, एक और आइडल को गिरते नहीं देखना चाहता था। वो इस वीडियो के बात करूंगा जिसमें यहां तक कहा जा रहा है कि जब सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मणिबेन जी, जो जीवन भर उनकी सहायिका रही, उनकी अपनी बेटी नेहरू जी के पास मिलने गई तो एक झोले में 35 लाख रुपए और कुछ कागज लेके गई और देने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के पैसे थे, जो वल्लभ भाई पटेल ने उनको कहा था देने के लिए, और जब वो बैठी रही कि नेहरू जी शायद कुछ कहें और नेहरू जी ने कुछ कहा नहीं, उसके बाद वो बहुत उपेक्षित जीवन उन्होंने जिया और आंखों की रोशनी चली गई, वो लड़खड़ाते हुए सड़कों पे गिरने लगी और क्या क्या बकवास, दिल टूटा मेरा। 1952 में नेहरू जी की कांग्रेस ने मणिबेन को टिकट दिया था, सांसद बनाया था। 1957 में फिर से सांसद बनाया था जब उनके भाई दाहिया पटेल को टिकट नहीं दिया गया मांगने पे भी और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन सरदार पटेल की लीगेसी तो मणिबेन की लीगेसी थी। तो 1962 में फिर उनको टिकट दिया गया और उनके भाई दाहिया पटेल, सरदार पटेल के बड़े बेटे, जो पार्टी से बगावत करके स्वतंत्र पार्टी में चले गए थे, उनकी पार्टी से वो चुनाव हारी कुछ वोटों से। 64 में उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा, 70 तक वो कांग्रेस में की सांसद रही राज्यसभा में। अभी 1990 में शायद उनकी मृत्यु हुई, 87 साल की घनी अवस्था में, बढ़िया अपने फ्लैट में। तो कैसे इस तरह का अपमान लोग कर सकते हैं? नेहरू का अपमान करने की कोशिश में आप एक इतनी बड़ी जननेता को, आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, आप सरदार पटेल की बेटी को भी बेचारी बना देते हैं झूठ बोलकर उसी पर। अगर आपको ये तमाम सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, अगर आपको लग रहा हो कि ऐसे वीडियोस की, इन सच की जरूरत है समाज के सामने लाए जाने की, तो कृपया वीडियो को सब लाइक करें, पसंद करें, अपने समूहों में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज बात करते हैं इस नए संघी झूठ की। सही बात देखिए कि आप कैसे नरक बनाई नेहरू जी ने उनकी जिंदगी। 1952 सरदार पटेल को गए करीब 2 साल हो गए हैं, देश में पहले लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस ने बाकायदा दक्षिण खेड़ा से सरदार पटेल की बेटी, उनकी सहायिका रही मणिबेन पटेल को टिकट दिया है और वो 59,298 वोट से जीतकर सांसद बनती। आप जाइए लोकसभा.nic.in पे और वहां पे आप मेंबर्स का लिस्ट देखिए, पहली लोकसभा का। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद सीधे वीमेन मेंबर्स पे चले जाइए, आपको वहां पे दिखाई देंगी जिसमें उनका नाम पटेल कुमारी मणिबेन वल्लभभाई है। आजीवन अविवाहित रहीं, तो उनके नाम के आगे वो जो परंपरा है कि कई बार पतियों का नाम आ जाता है, वो नहीं जुड़ा। अब फिर 1967 में जाइए, अब की बार फिर उन्हें आनंद मुंबई से टिकट दिया और वहां से वो फिर से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई। दिस टाइम शी वन बाय 37,419 वोट्स, 37,429 वोट से। 1962 ये कमाल का साल है। हुआ क्या था कि 1957 आते आते गुजरात को अलग राज्य बनाने की मांग जोरों पे थी और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो थी, वो दाहिया पटेल, उनके जो भाई हैं, उनके ऊपर विस्तार से बाद में आऊंगा, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उनको चुनाव नहीं लड़ाया। आप एक बात यहां पे और ध्यान रखें कि इंदिरा गांधी जी को नेहरू जी ने अपने जीते जी संसद का मुंह नहीं देखने दिया, उनको टिकट नहीं मिला। सरदार पटेल की बेटी को टिकट दिया। क्या इससे यह साफ नहीं हो जाता है कि उपेक्षा असल में क्या होती है और क्या नहीं होती, बड़प्पन क्या होता है और नेहरू जैसे लोगों का बड़प्पन क्या है? तो खैर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी चाहते थे उस टाइम तक। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य का हिस्सा थे, एक ही राज्य थे बेसिकली, और गुजरात में आंदोलन था कि एक अलग राज्य बनाया जाए और कांग्रेस ने चूंकि अलग राज्य तो तब तक नहीं बनाया था, लेकिन कांग्रेस की बहुत सारी जो स्टेट कमेटीज थी वो लिंग्विस्टिक थी, तो गुजरात के लिए अलग प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी।
दहिया भाई पटेल इसी मुद्दे पे कांग्रेस छोड़ के चले गए, उन पे बाद में आते हैं, जिस पर बहुत नाराज हुई थी मणिबेन। दहियाबेन पटेल गए पहले गुजरात समाज पार्टी में और समाज जनता पार्टी में, और उसके बाद स्वतंत्र पार्टी में भी गए, और 1962 आते आते वो स्वतंत्र पार्टी में थे। और ये पहला चुनाव था जो मणिबेन हारी। और आप ये कमाल देखिए कि वो जो हारी नरेंद्र सिंह भाई महिदा से, नाम का सामने देखिए कि उस समय भी सरदार पटेल की बेटी का अपमान कोई नरेंद्र नाम का ही आदमी कर रहा है। हिस्ट्री बहुत क्रूर होती है, इतिहास बहुत निर्मम होता है, लेकिन इतिहास बहुत चौंकाता भी है। नरेंद्र भाई, ये नाम पटेल खानदान के जीवन में चुभता रहा हुआ नाम, भाई की गद्दारी का नाम है, भाई की गद्दारी का चेहरा है। खैर, एक बात और याद रखिए कि ये जो स्वतंत्र पार्टी थी वो कांग्रेस के लाइसेंस राज के खिलाफ और अंबानी अदानी का जो एक फ्री पूरा मार्केट हड़प लेने का सपना है उसके खिलाफ, कारपोरेट और जो पुराने प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी समर्थक पार्टी थी, सबसे बड़ी रजवाड़ों और कारपोरेशंस की पार्टी थी। खैर, मणिबेन चुनाव तो हार गई, और अब ये कांग्रेस जो है वो याद करें कि गूंगी गुड़िया की कांग्रेस बननी शुरू हुई है 1964 में। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी आए हैं, अभी बस नेहरू जी गए हैं, बिना विभाग के मंत्री थे लाल बहादुर जी, और उन्हीं के नाम पे सहमति बनी, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और उनके नेतृत्व में मणिबेन को राज्यसभा भेजा जाता है लोकसभा चुनाव हारने के 2 साल के अंदर, जहां पे वो 1970 तक वो सांसद रहती हैं। यहां के बाद कहानी थोड़ी बदलती है। कांग्रेस में अब एक आपसी संघर्ष शुरू हो चुका है। कामराज वाला जो ग्रुप है, एक जो सिंडिकेट जिसको बोलते हैं, एक वो ग्रुप है जो गूंगी गुड़िया समझ के इंदिरा गांधी को लाना चाहता है, ये भूल के कि दिस गूंगी गुड़िया हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बानर सेना बनाने वाली वो लड़की जो 12 साल की उम्र से अंग्रेजों से लड़ रही है, आप उसको गूंगी गुड़िया कैसे बना लेंगे? शायद पिता के सम्मान में चुप रही हूं तब तक, लेकिन उनको ये लोग आके करते हैं। कांग्रेस में फूट होती है, सिंडिकेट बनता है, और उसके बाद कांग्रेस वो बनती है। और ये वक्त है जब 1967 में कांग्रेस टूटती है, और इंदिरा जी 1967 ये 70 हाँ, कांग्रेस टूटती है, कांग्रेस सिंडिकेट कांग्रेस बनती है, और ये इंदिरा जी इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से बनाती हैं। जो दूसरा है वो तो नेहरू जी के बाद अब ये सीधे इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। पिता की तरह उन्होंने मणिबेन और पटेल परिवार का सम्मान बनाए रखा था, लेकिन मणिबेन जाने क्या सोच के इस बार कांग्रेस ओ के साथ चली गई, और वही मोरारजी देसाई वाली। खैर, 1973 से साबरकांठा से उसी कांग्रेस ओ की उम्मीदवार के बतौर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, उसके प्रत्याशी को बहुत नजदीकी अंतर से उपचुनाव हराया, फिर सांसद हुई। कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के भीतर जो इंदिरा गांधी समर्थक थे, उन्होंने इस मुद्दे पे इंदिरा गांधी पे सरदार पटेल की बेटी की मदद करने का आरोप लगाया। आप ये कमाल देखें, इतिहास कैसा बदल रहा है कि जिन पे संघी झूठ बोलते हैं कि उन्होंने सरदार पटेल की बेटी की उपेक्षा की, असल में उन इंदिरा गांधी पे जो उस समय का इतिहास है, अगर आप उसे देखेंगे जो बाकायदा लिखा हुआ है, वो इतिहास उन पे कांग्रेस के विरोध में खड़ी मणिबेन पटेल की मदद करने का आरोप है। वो प्रचार करने वहां नहीं गई, बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं की उस चुनाव प्रचार में, जिससे एक संदेश ये भी गया कि इंदिरा जी नहीं चाहती कि मणिबेन हारे, सरदार पटेल की जो विरासत है वो हारे, और वो जीती, नजदीकी अंतर से जीती, लेकिन जीती। 1975 बहुत महत्वपूर्ण साल है, ध्यान दीजिएगा, आपातकाल का साल है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता ही नहीं, कांग्रेस के भी तमाम नेता धर लिए गए, जिस पर भी कोई भी शक हुआ। मणिबेन उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कभी गिरफ्तार नहीं की गई। इंदिरा जी ने कभी उनके दरवाजे कोई पुलिस नहीं भेजी, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे बड़ा सम्मान आप बताएं? जिस सरकार ने आपातकाल में, वक्ती तानाशाही के उस दौर में बड़े से बड़े नेता को नहीं छोड़ा,
वो आपातकाल कितना सही था कितना गलत, मैं इस पे बात करता रहता हूं। अगर कोई नेता समग्र क्रांति का आह्वान करने लगे और जनता को बोले कि सड़कों पे आओ, चुनी हुई सरकार को हटा के कब्जा कर लो, सैन्य विद्रोह की बात करें, तो आपातकाल के अलावा क्या विकल्प होते हैं, ये दूसरी बात है, वो एक लंबी डिबेट है, कभी वो भी करेंगे। खैर, उस आपातकाल में भी जब भारत में पूरा का पूरा विपक्ष अटल बिहारी वैसे वाजपेयी जैसे कुछ अपवादों को छोड़ के, सरसंघ चालक जैसे कुछ अपवादों को छोड़ के जो माफी मांग के बच निकले, जिन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे, माफी की सावरकर की परंपरा कायम रखी, संघियों से लेकर के वामपंथियों, नक्सलवादियों, माओवादियों, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम, अति दक्षिणपंथ से अति वामपंथ तक के सारा जो विपक्ष उस समय जेल में था, उस समय मणिबेन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो आराम से रही। खैर, 77 में फिर से जनता पार्टी के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़ी और मेहसाणा से कांग्रेस विरोधी लहर थी, 1,22,000 वोट से चुनाव जीती। ये उनका अंतिम चुनाव था। जी उसके बाद बहुत साल तक, लेकिन फिर उनको कभी किसी ने पूछा नहीं। 1990 में, मैं ठीक था, उनका निधन हुआ 87 साल की उम्र में। 77, 80 और 90 में 10 साल का फर्क है, 2 चुनाव का फर्क है। उसके बाद आज सरदार पटेल के लिए रुदाली गाते संघियों से लेकर के, समाजवादियों से लेकर के किसी ने उन्हें याद नहीं किया, कांग्रेस ही याद करती रही। कितना सताया ना सरदार पटेल के परिवार को। आइए परिवार के बाकी सदस्यों को भी देखते हैं। सरदार पटेल के बड़े बेटे, 2 ही बेटे थे वैसे, दहिया भाई पटेल भी कांग्रेसी ही नहीं थे, बल्कि 1939 से शुरू करके लगातार 18 साल बम्बई नगर निगम के वो सदस्य रहे, जिसमें से 6 साल मेयर रहे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर, उसका मेयर सरदार पटेल के जीवित रहते उनके कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहते, बाकायदा मेयर है, बहन सांसद है, उनके पिता के मरने के बाद भी बहन सांसद है, भाई बंबई का मेयर है, जिसकी औकात शायद सांसद से ज्यादा ही होती है। आज भी आप बीएमसी का बजट देख लीजिए, एक आध छोटे मोटे स्टेट का नहीं, मतलब 3-4 छोटे मोटे स्टेट का बजट आ जाता है उसमें। तो ये 1939 + 18, 57 जब उन्होंने छोड़ा, तब तक जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, मैंने पहले ही बताया कि वो 1957 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। अब उसके पीछे क्या वजह थी, उसमें आप भी कुछ ढूंढें। एक पार्टी में एक परिवार के कितने सदस्य हो सकते हैं। आपको मैं फिर याद दिलाऊं कि इंदिरा जी को कभी सांसदी का टिकट नहीं दिया गया, नेहरू जी के जीवन में भर में रहते। वो कांग्रेस की अध्यक्ष तक बनी एक बार, लेकिन उनका इतिहास था, वो लगातार नेहरू जी के साथ आजादी की लड़ाई में लड़ी थी। उसके बावजूद उनको एक परिवार में 2 लोगों को संसद में नहीं भेजा गया, और ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। मैंने बताया है था कि इस पे दहिया भाई पटेल बहुत नाराज हुए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष भी देना चाहते थे, लेकिन दिया नहीं। तो उन्होंने मतलब कहा कि उनके खुद के मुताबिक, उनकी जो अपनी किताब है राज्यसभा में पहलू वर्षा, मेरी गुजराती उतनी अच्छी नहीं है, मेरा गुजरात से ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है, तो वो उनकी किताब है राज्यसभा में पहला वर्ष, मोटा मोटा ट्रांसलेशन होगा, माय फर्स्ट ईयर इन द राज्यसभा। उसमें उन्होंने साफ साफ खुद ही कहा कि मैं लड़ना चाहता था लोकसभा, हम गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष सहमत थे, लेकिन मुझको दिया नहीं गया। अब ये बेशर्मी और बेहयाई देखिए, सरदार पटेल के परिवार में कोई ऐसा बेशर्म झूठ बोल सकता है, इसकी कल्पना देखिए। पर खैर, वो राजनीति करते हुए भी इंश्योरेंस एजेंट थे, और इंश्योरेंस एजेंट्स मतलब अब उसके आगे मैं कहूँ क्या। आज भी आप देखें, उनकी गलती नहीं होती, मजबूर किए जाते हैं कंपनी से। तो वो इंश्योरेंस एजेंट होते होते मेयर थे बंबई के, भारत के सबसे बड़े महानगर के, और वो बता रहे हैं कि नेहरू की कांग्रेस ने पटेल की उपेक्षा करने के लिए उनको टिकट नहीं दिया। तो ये मणिबेन को किस लिए टिकट दे दिया था? पटेल की आजीवन सहयोगी मणिबेन ही रही, उनके कार्यक्रमों का ख्याल रखना,
सब कुछ करना, महादेव देसाई जैसे गांधी के साथ रहे, उतना तो वो नहीं लिख पाई क्योंकि उनका सारा काम वो खुद ही देखती थी, उनकी मीटिंग्स और सब कुछ, लेकिन वही उनकी सहयोगी थी। दहिया भाई पटेल तो इंश्योरेंस ही करते थे, लोगों को डराते थे कि भैया मर जाओगे इंश्योरेंस ले लो। तो पटेल की जो वास्तविक उत्तराधिकारी हैं मणिबेन, उनको संसद में भेजने वाले 2-2 बार भेज चुके नेहरू पटेल की उपेक्षा कैसे कर रहे थे, ये बात नहीं समझ में आई। पर खैर, सत्ता, कोई भी वासना असल में किसी को, कोई भी लालच किसी को कितना भी नीचे गिरा सकता है। तो दाद्या भाई भी क्या ही, उन्होंने उसी काल कांग्रेस छोड़ दी और अलग गुजरात राज्य के लिए आंदोलन कर रहे इंदु भाई याग्निक नेतृत्व वाली महागुजरात जनता परिषद में शामिल हो गए। अगले साल राज्यसभा भी भेजे गए। 1962 में उस स्वतंत्र पार्टी में भाग गए, उसी स्वतंत्र पार्टी में जिसमें उनकी सगी बहन और सरदार पटेल की असल उत्तराधिकारी, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं, के खिलाफ, मणिबेन पटेल के खिलाफ उम्मीदवार उतारा और उन्हें हरा दिया। इतिहास गद्दारी कर बहन को चुनाव हराने वाले का नाम अभी मैंने शुरुआती में ही बताया था, नरेंद्र ही था, नरेंद्र सिंह माहिदा। खैर, भाई को इस गद्दारी का इनाम मिला। स्वतंत्र पार्टी ने लगातार 3 बार दहिया भाई पटेल को राज्यसभा में भेजा। सांसद रहते हुए उनकी मृत्यु भी हुई और इंदिरा जी ने शोक संदेश भेजा, मणिबेन को भेजा, उनके परिवार को भेजा, कहा कि हमने अपना एक बहुत वरिष्ठ और प्यारा सहकर्मी संसद में खो दिया है। पर वंशवाद के नाम पे भूपू बजाना कितना आसान है और सच कितना अलग। अब आप देखिए कि पटेल खानदान से केवल सरदार पटेल, हम लोग खानदान खानदान कहते हैं ना, नेहरू गांधी खानदान, तो सरदार पटेल खानदान को आप देखिए, सरदार पटेल खानदान से केवल ये 2 लोग नहीं गए थे, सांसद बने थे। इसके बाद स्वतंत्र पार्टी ने उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी, दरअसल उनकी पहली पत्नी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने दूसरा विवाह किया था, भानुमती बेन पटेल और पाशा भाई पटेल। तो पत्नी और साले दोनों को चुनाव भी लड़ाते हैं और दोनों बुरी तरह से हार जाते हैं। खैर, उसके बाद की कहानी और इंटरेस्टिंग है। पाशा भाई पटेल जो थे वो बड़े उद्योगपति थे। सरदार पटेल दरअसल कांग्रेस के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण संगठकों में से थे और उससे भी ज्यादा जो फंडिंग की व्यवस्था थी वो सरदार पटेल की बहुत जबरदस्त थी, वो बहुत तगड़ी थी। और इसलिए भी उनका जो कद था कांग्रेस में, और ये बहुत जरूरी बात है, जब आप एक को औपनिवेशिक शासन से लड़ रहे हैं, एक कॉलोनियल पावर से लड़ रहे हैं, एक हिस्टोरिकल जो पावर है जिसके राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं, उससे लड़ रहे हैं, तो आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है और ये सरदार पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो खैर 1967 में चर्चा हुई कि आचार्य कृपलानी बड़ौदा से चुनाव लड़ेंगे स्वतंत्र पार्टी से। फिर अचानक कौन मौके पे उन्होंने वापस ले लिया और फिर पाशा भाई पटेल को टिकट दिया गया और इस बार पाशा भाई पटेल जीत के गए, पटेल परिवार का तीसरा सांसद। वंशवाद। खैर, मणिबेन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन दादा दहिया भाई के 2 बेटे, बिपिन और गौतम पटेल, दोनों राजनीति से दूर ही नहीं, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग किए जाने से बहुत नाराज। गौतम पटेल आज भी मुंबई के उसी फ्लैट में रहते हैं जिसमें सरदार पटेल अपनी मुंबई की शुरुआती यात्राओं के दौरान रुका करते थे। बाद में तो बड़े नेता हो गए तो बड़े जगहें चाहिए होती थी जहां पे कार्यकर्ताओं से मिल सके। 1999 में संदेश नाम के गुजराती समाचार पत्र में सरदारना वारसदारो नाम से लिखे एक इंटरव्यू में, बहुत कम उन्होंने इंटरव्यू दिए, बहुत दुर्लभ हैं, 2 नवंबर 1999 को, मैं फिर से बता रहा हूं, संदेश गुजरात का प्रमुख समाचार पत्र है, उसमें उन्होंने एक पत्रकार से वार्ता करते हुए कहा कि सरदार के नाम के राजनीतिक दुरुपयोग के मैं खिलाफ हूं, ये बंद होना चाहिए तुरंत। गौतम पटेल उसके बाद अमेरिका गए और अपने बेटे के साथ वहीं हैं या शायद लौट आए हूं। वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके उद्घाटन में सरदार पटेल के असल परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ। अखबारों को बड़ी दिक्कत हुई, मतलब इस सरकार, अब अमिताभ बच्चनों को मैनेज करना आसान होता है, सचिन तेंदुलकरों को मैनेज करना आसान होता है, सेलिब्रिटीज हैं,
कुछ आता था, कोई कला आती थी, कर ली। स्वतंत्रता सेनानियों के खानदान को मैनेज करना, वो कैसे आएगा, तो दूसरी बात। तो बहुत कोशिश के बावजूद सरदार पटेल के असली वंशजों में से कोई उस कार्यक्रम में नहीं गया, लाख बुलावे पे। अखबारों ने बताया कि सरदार पटेल के परिवार ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि अब सरदार पटेल को उनका उचित श्रेय मिला है। बट इफ यू गो एंड चेक होम दे आर कॉलिंग सरदार पटेल्स ओरिजिनल फैमिली, सरदार पटेल के बड़े भाई के पोते के बहनोई, ऐसे ऐसे मतलब आपको रिश्ते बता देंगे वो। हम लोगों के यहाँ एक मजाक चलता है कुछ खास समाजों जातियों को लेके कि अगर उसके दो लोग मिल जाएं तो वो अपना कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेंगे। उसके पीछे एक छोटा सच भी है कि दो जातियां हैं, बहुत छोटी हैं अपनी पूरी संख्या में, भारत के हिसाब से तो खैर छोटी भी एक आध देश की आबादी हो जाती है, पर फिर भी। तो पटेल के जो पटेल के अपने परिवार, उनके अपने खून, अगर आप उनकी न्यूक्लियर फैमिली से देखिए, उनके बेटे, उनके बेटों के बेटे, उनके बेटों के बेटों के बेटे बेटियां, कोई उस कार्यक्रम में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कार्यक्रम में नहीं गया। हाँ, इस सरकार को झूठ बोलने में महारत हासिल है और मीडिया तो एकदम उत्साहित ही है, वो तो करे ही जा रहे हैं। तो उसने पूरा झूठ बोला, खुल के झूठ बोला, और उसने कहा, लगातार कही ये बात कि उनका परिवार आया था। आप कभी जब उसके बारे में पढ़िए तो उनका डेजिग्नेशन पढ़ लीजिए कि परिवार के नाम पे वो किसको परिवार बता रहे हैं। तो मित्रों, ये थी नेहरू जी के पटेल की बेटी को परेशान कर कर अंधा तक कर देने की कहानी। 87 में डेथ हुई उनकी, 1990 में डेथ हुई। नेहरू जी तो 64 में चले गए थे। उसके बीच में ये लोग 3-4 साल सरकार में रहे। गुजरात में तो और भी पहले ही आ गए थे, बहुत सारी स्टेट्स में सत्ता में थे। इन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया, वो पता नहीं, लेकिन असल कहानी यही है। फिर से वही कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को साझा। धन्यवाद। सी यू ऑल, बाय बाय, शब बखैर। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे।